बच्चों, पिछले टर्म पर या पिछले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या था बेटा, एक बार उसको ज़रा समराइज कर लिया जाए। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। पहला हमने क्या बताया था आपको बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बराबर होता था, और यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होते थे बेटा। दूसरा हम लोगों ने जो यहाँ पर बताया था कि कभी भी अगर आप इनको मिलाएंगे तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा ऐसे सोल्यूशन का, मिक्सचर का। आइडियल सोल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो उसका डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होगा। मतलब सोल्यूशन के बनने में न हीट इवॉल्व होगा न एब्जॉर्ब होगा। ऐसे ही सोल्यूशन के बनाने में जब दो लिक्विड को आप मिलाएंगे और वो आइडियल सोल्यूशन बन रहा होगा तो उनके वॉल्यूम में न इंक्रीमेंट होगा न डिक्रीमेंट होगा। चौथा वहीं पर आपको पॉइंट बताया गया था कि जब कभी भी डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे या आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे तो उनका जो चेंज इन एंट्रोपी होगा वो हमेशा बेटा मोर देन जीरो होगा, या कह सकते हैं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रेंडमनेस मॉलिक्यूल का बढ़ जाता था। पांचवा पॉइंट वहीं पर आपको बताया गया था कि डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग हमेशा लेस देन जीरो होगा, या कह सकते हैं निगेटिव होगा। ये बात भी आपको पीछे बताया गया था हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है। यहाँ पर डेल्टा एच चूँकि जीरो है तो डेल्टा जी इक्वल टू होगा माइनस टी इंटू डेल्टा एस के। डेल्टा एस पॉजिटिव है, पॉजिटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या निकल के आ जाएगा बेटा, निगेटिव होगा। किसी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन का अगर डेल्टा जी निगेटिव होता है तो सबको ये बात पता है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। वहीं पर एक पॉइंट हम और आपको बताए थे कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा। किसके केस में बराबर होगा? आइडियल सॉल्यूशन के केस में बराबर होगा। वहीं पर एक पॉइंट हमने और आपको बताया था कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर फॉलो करें, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कहते थे बेटा? आइडियल सॉल्यूशन कहते थे। हालांकि दुनिया में कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, ये एक एजम्पशंस है, ये हम मान करके चल रहे हैं। जैसे आइडियल गैस आप पढ़ते हैं, दुनिया में कोई गैस आइडियल नहीं है, लेकिन उसको हम एक एजम्पशंस के रूप में मान करके चलते हैं। एक मानने की वजह से या मान लेने की वजह से हम इसको फॉलो अप करते हैं। क्लियर? यहीं पर एक पॉइंट आप और जान लें, 8वां पॉइंट। 7 पॉइंट तो आपने देखा, एक और पॉइंट आपको अलग से समझाना चाह रहे हैं हम। जैसे आप एथिल ब्रोमाइड मिला लें और एथिल क्लोराइड मिला लें, जैसे आप एथिल अल्कोहल मिला लें और मेथिल अल्कोहल मिला लें, जैसे आप बेंजीन मिला लें, जैसे आप टॉलुइन मिला लें, तो ये सब सॉल्यूशन भी कैसे होंगे? आइडियल होंगे बेटा, आइडियल सॉल्यूशन होंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा ये। क्लियर बात? कैसे आइडियल हुए? ऐसा देखा गया कि ऐसे सॉल्यूशन जिनके बनने में, भाई अगर मान लीजिए ये सॉल्यूट है, सपोज ये कम मात्रा में लिया गया, और ये सॉल्वेंट है, ये लार्जर फ्रैक्शन में लिया गया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आप दोनों को देखें तो दोनों की पोलैरिटी ऑलमोस्ट क्या है? बराबर। तो ऐसे लिक्विड्स अगर आप दोनों को मिलाएं
या ऐसे सब्सटेंस यदि आप दोनों को मिलाएं जिनमें दोनों की पोलरिटी या तो सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, मीन्स कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मिक्सचर्स जो बन करके आते हैं, जो सॉल्यूशंस बन करके आते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन जनरली होते हैं। इसमें भी देखिए पोलरिटी लगभग दोनों की क्या है, बराबर है, लगभग क्या, ऑलमोस्ट। बेंजीन टार्बिन दोनों नॉन पोलर, पोलर पोलर, पोलर पोलर, मतलब पोलर को पोलर में, नॉन पोलर को नॉन पोलर में अगर आप मिलाते हैं, इन जनरल की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन बन करके आते हैं बेटा, आइडियल सोल्यूशन बन करके आते हैं। यहाँ पर दो बातें जनरेट हुई थी तीसरे टर्म पर जो हम लोग डिस्कस किए थे, एक वेपर प्रेशर और दूसरा राउल्ट्स लॉ। हमने कहा था भाई वेपर प्रेशर अगले लेक्चर में आपको, अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो आज हम लोग अब डिस्कशन करने चल रहे हैं बेटा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? तो वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हमें दो फिनोमेना जानना बहुत आवश्यक है बेटा। दो फिनोमेना कौन से? एक आप जान लें कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं, और दूसरा आप जान लें वेपोराइजेशन किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आप इवेपोरेशन वेपोराइजेशन टर्म नहीं जानेंगे तब तक आप वेपर प्रेशर समझ नहीं पाएंगे। इवेपोरेशन क्या है बेटा? जैसे कहीं किसी कंटेनर में आप लिक्विड रख दें, इसे लिक्विड का कैरेक्टर होता है, या कह सकते हैं एक नेचुरल फिनोमेना है। कहीं पर भी अगर आप लिक्विड रखते हैं जनरली, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स निकल के धीरे धीरे ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, और यहाँ नीचे के जो मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, चूंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो अक्सर ये अपना सरफेस छोड़ के ऊपर भागने लगते हैं और धीरे धीरे निकल के बाहर चले जाते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में पहुंच जाते हैं। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पर। जैसे आप कपड़े धुलते हैं, धुलने के बाद ले जाकर उसको ऑर्गेनिक पे आप टांग देते हैं, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे के बाद कपड़ा बिल्कुल सूख जाता है। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हुआ? इवेपोरेशन का। टेम्परेचर चाहे जो बाहर, वह टेम्परेचर अगर बाहर कम होगा तो हो सकता है 4 घंटा सूखने में लगे। बाहर वाली टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, कड़क धूप निकली हुई है, तो हो सकता है 1-1 घंटे में कपड़ा आपका सूख जाए। बात क्लियर हुई? वेपराइजेशन क्या है? इवेपोरेशन और वेपराइजेशन ऑलमोस्ट दोनों को आप सेम कह सकते हैं, लेकिन बहुत दोनों में जो मेजर अंतर है वो टेम्परेचर का है। यहाँ पर किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन वेपराइजेशन में लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर या बॉइलिंग टेम्परेचर पर ये वेपर में कन्वर्ट होता है। मतलब कहने के हुआ, जैसे आप ये वाटर लिए, पानी लिए, पानी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सब रैंडमली मूव कर रहे होंगे, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी भी काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर जो मॉलिक्यूल है इनकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होगा। लेकिन चूंकि आप इनको नीचे से हीट कर रहे हैं, तो हीट करने की वजह से जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये तो ऊपर उड़ ही रहे हैं, धीरे धीरे सब उड़ जाते हैं। किस टेम्परेचर पर? जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं। टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री था, 25 से हमने 50 डिग्री किया, 50 से हमने 70 डिग्री किया, 70 से जब हम 100 डिग्री पर आएंगे, तो इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और ऊपर एटमॉस्फेयर का जो वेपर प्रेशर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसे कौन सा टेम्परेचर कहा जाता है? बॉइलिंग टेम्परेचर है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। खैर ये बात अभी आगे डिस्कस किया जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। फिलहाल आप ये जान लें कि जब आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएंगे पानी को, तो ये वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा? वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपराइजेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो वेपराइजेशन में पूरा बल्क ऑफ द मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है।
लेकिन अगर आप इवेपरेशन में देखें तो सिर्फ सरफेस के ही मॉलिक्यूल सतह छोड़ छोड़ कर ऊपर भाग रहे हैं बेटा। मतलब कहने क्या हुआ कि इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है, जबकि वेपोराइजेशन बल्क फेनोमेना। पूरे बल्क में मॉलिक्यूल उठते हैं, पूरे बल्क में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात स्पष्ट हुआ? ऐसे आप समझिए कि आप कपड़े को धुले और कपड़े को धुल करके ले जाके अरगनी पर टांग दी, कपड़ा 2 घंटे बाद सूख गया, टेम्परेचर चाहे जो हो, इसे आप इवेपरेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप कपड़े को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें और तब आप पानी को सुखवाएं उसके अंदर का, तो क्या कपड़ा रह पाएगा उस टेम्परेचर पर? नहीं साहब, नहीं रह पाएगा, कपड़ा हो सकता है जल जाए। आप इस चक्कर में भाई हम इसको वेपराइज कराएंगे, नहीं साहब, आपको वेपराइज नहीं कराना है। आप बल्क में पानी को लेकर के चलें, तब आप उसको वेपराइज कराएं, तब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट होगा बेटा। आइए जरा, इवेपरेशन और वेपराइजेशन आप शायद समझ गए होंगे। इवेपरेशन क्या है और वेपराइजेशन क्या है, क्लियर? यहाँ पर हम कुछ बातें आपको और स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। जान लें कि वेपर प्रेशर क्या है, क्योंकि आप वेपर समझ गए कि वेपर कैसे बन रहा है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स निकल निकल करके ऊपर जा रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब चाहे आप इवेपोरेशन लें और चाहे आप वेपोराइजेशन लें, दोनों में ही लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है बेटा? वेपर में। इसमें भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है बेटा? वेपर में। लेकिन दोनों में जो अंतर है, किसी भी टेम्परेचर पर होगा और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर कहलाता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब जरा ध्यान दें, वेपर प्रेशर क्या है, जरा इसको आप समझिए। जैसे हमने कहीं किसी लिक्विड को ऐसे खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया बेटा, ठीक। अब होगा क्या, इनके जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ये होंगे क्या बेटा? निकल निकल के ऊपर भागना शुरू करेंगे। जब धीरे 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 उड़ेंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इवेपरेशन। चाहे इवेपरेशन कहें, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चाहे वेपराइजेशन भी कह सकते हैं आप। मान लीजिए हीट करके लेकर के चल रहे होंगे, फिलहाल लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जब ऊपर इसके मॉलिक्यूल निकलेंगे तो ऊपर देखिए मॉलिक्यूल धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, वेपर मॉलिक्यूल, ठीक। जब मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे बेटा, तो ये आपस में टकराएंगे, और टक्कर से, टकराने से इनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती। ओके, जब काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो कहाँ से निकल कर आएंगे? ऊपर से भाग करके फिर कहाँ जाएंगे बेटा? ये नीचे, ये नीचे आ रहे हैं, ठीक। तो मॉलिक्यूल जब आपस में लड़ेंगे, मॉलिक्यूल की जो डिस्टेंस आपस की जब कम होगी, घटेंगे, तो सीधे फिर कहाँ आ जाएंगे बेटा? लिक्विड में। क्योंकि हालांकि गैसेस स्टेट में इनकी दूर दूर रहने की आदत है, लेकिन जब मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी, अणुओं की संख्या ऊपर बढ़ जाएगी, तो आपस में टकराएंगे, टकरा करके सीधे नीचे आ जाएंगे। इस प्रोसेस, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे बेटा? कंडेंसेशन कहेंगे। ये इवेपोरेशन है और ये कंडेंसेशन। अगर ये रेट ऑफ वेपराइजेशन, एवरेशन अगर ये ज़्यादा है और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर कम है, तो सारा का सारा मॉलिक्यूल ये इवेपोरेट होकर भाग जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन और ये रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है और रेट ऑफ कंडेंसेशन कम है, तो इसके सारे मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ छोड़ के एक समय आएगा भाग जाएंगे। और अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन में, अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है बेटा, तो सीधे धीरे सब कहाँ आ जाएंगे? सीधे लिक्विड में। तो ऊपर वेपर बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। फिनोमेना दोनों साथ साथ होता है। नीचे से मॉलिक्यूल निकल निकल के ऊपर भागते हैं और ऊपर के मॉलिक्यूल आपस में टकरा टकरा के नीचे आते हैं।
इवेपोरेशन तो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, चलो भाई ठीक है, धीरे धीरे सरफेस से मॉलिक्यूल भागते चले जा रहे हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल कम था, मॉलिक्यूल और बढ़ा, मॉलिक्यूल और बढ़ा, मॉलिक्यूल और बढ़ा, और जितने मॉलिक्यूल यहाँ होते जाएंगे कंडेंसेशन की रेट इनकी बढ़ती जाएगी, इनकी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप इसमें ग्राफ निकालें, रेट ले लें और टाइम के साथ अगर आप ग्राफ निकालें, तो ये तो इवेपोरेशन हो रहा है, देखिए ये है इवेपोरेशन, और कंडेंसेशन देखिए जीरो से सीधे बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। एक पॉइंट पर यह है कंडेंसेशन, एक पॉइंट पर जाकर के दोनों मिलेंगे, जहां पर रेट दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे या इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो भैया, लिक्विड और वेपर, वेपर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए बेटा, इसमें आ गए इक्विलिब्रियम में। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, प्रेशर exerted by vapor molecule on the surface of liquid is known as क्या, वेपर प्रेशर। अगर आप ध्यान से देखें भाई, जहां पे जो वेपर निकल करके आया, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो इक्विलिब्रियम में यहाँ पर मॉलिक्यूल्स वेपर के बने रहेंगे बेटा, यहाँ लिक्विड बना हुआ है, यहाँ वेपर के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। यही जो वेपर के मॉलिक्यूल हैं जो लिक्विड के ऊपर हैं, यही क्या कर रहे होंगे, प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। कहाँ प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, लिक्विड सरफेस के ऊपर। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर हमें वेपर प्रेशर को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, प्रेशर exerted by vapor molecule on the surface of liquid is known as क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, वेपर प्रेशर कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है, वेपर प्रेशर। क्लियर, वेपर प्रेशर। आइए बेटा देखें इसको, यही जो वेपर प्रेशर है, इसको कई फैक्टर प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ लिक्विड के। लिक्विड का जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर या कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड के, या कह सकते हैं यही वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वो उतने देर से वेपराइज होगा, यानी उसका वेपर प्रेशर कम निकल करके आएगा बेटा। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट के।
वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्सटर्नल प्रेशर के। तो ये सारे फैक्टर्स जो आप देख रहे हैं ये सब वेपर प्रेशर को प्रभावित करते हैं। इसमें एक और मुख्य फैक्टर है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, चाहे कहें इसी को पर लीटर या कह सकते हैं पर केजी। अगर इसको आप समझिए यहीं पर। अच्छा, कुछ बातें और आप जान लें। ये जो वेपर प्रेशर है ये वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। इंपॉर्टेंट बात आप जान लें, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये एकदम पहले तो दिमाग में आप बैठा लें अच्छी तरीके से कि वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड नहीं करता। उसके पीछे भी बात आगे करेंगे। एक्चुअल में वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी होते हैं? जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करते। जाहिर सी बात है, अगर साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा। हालांकि अगर आप इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन देखेंगे तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कटोरी में पानी लिए हैं तो कम इवेपोरेट होगा या वेपोराइज होगा, और अगर आप उसी पानी को थाली में आप डाल दें, फैला दें, तो सरफेस बढ़ जाने की वजह से ऊपर के मॉलिक्यूल और तेज उड़ना शुरू करेंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है, लेकिन वेपर प्रेशर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है अभी हम आपको बताते भी हैं, और थोड़ी बात आप समझ भी गए होंगे कि वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास और साइज पर डिपेंड नहीं करता। यहीं पर आप देख लें, चेंज इन वेपर प्रेशर या चेंज इन प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब के सब बेटा कौन से हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, मास पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेंगे सब। अगली बात अब जरा ध्यान दें, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे समझें कि अगर हम एक लिक्विड लें और इसको हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें, दूसरा लिक्विड लें, यही लिक्विड दूसरे कंटेनर में अगर हम लें वही लिक्विड, और यहां पर हम मान लीजिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखें, तो अब अगर आप देखें तो जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से निकल कर कहां भागेंगे? ऊपर की तरफ, और जो 70 पर उसके कम वेपर बनेंगे। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्सटर्नल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, या कह सकते हैं हीट की बात कर रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं, अब जरा अगला केस इसमें देखिए, कह रहे साहब लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। लिक्विड के नेचर पर बिल्कुल डिपेंड करेगा। अगर हम आपसे कहें साहब बताओ वेपर प्रेशर ग्लाइकॉल का ज्यादा होगा
कि वेपर प्रेशर अल्कोहल का ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे साहब यहाँ पर दो OH ग्रुप है और यहाँ पर एक OH ग्रुप है, तो यहाँ पर 2 H बॉन्डिंग हो रहा होगा और यहाँ पर एक H बॉन्डिंग हो रहा होगा। जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा आपस में इनके मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा आपस में इंटरेक्ट होंगे बेटा। इनके अणुओं के मध्य इनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल के बीच है और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच है वो अंतर है। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इनके अणुओं के बीच, और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जाहिर सी बात है अगर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो उड़ेगा कम, बॉन्ड उनके टूटेंगे कम, तो वेपर क्या होगा, कम बनेगा। मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर वेपर प्रेशर की बात की जाए तो ग्लाइकॉल का वेपर प्रेशर अल्कोहल से हमेशा कम निकल करके आएगा। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो वेपर प्रेशर लिक्विड के नेचर पर डिपेंड किया कि नहीं किया। भाई उसका नेचर क्या है, वोलेटाइल नेचर का है कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है या लेस वोलेटाइल नेचर का है कह सकते हैं। हालांकि लिक्विड जनरली सब वोलेटाइल नेचर के ही होते हैं, बस लेस वोलेटाइल मोर वोलेटाइल कह सकते हैं। लेस में जितने इनऑर्गेनिक लिक्विड होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं और जितने ऑर्गेनिक लिक्विड होते हैं जनरली वो मोर वोलेटाइल होते हैं। ठीक बात। तो खैर पेट्रोल आप ले लें, हाइड्रोकार्बन्स ले लें, हर मॉलिक्यूलर के। तो ये हुआ बेटा टेम्परेचर का केस, नेचर ऑफ लिक्विड का केस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के केस। बॉइलिंग पॉइंट के केस को भी जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें भैया हम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड आप ए लें और दूसरा लिक्विड आप बी लें, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इनको हीट देना शुरू करें तो आप बता सकते हैं कौन पहले वेपराइज होना शुरू होगा, ए पहले वेपराइज होगा कि बी? हाँ साहब, बी पहले वेपराइज होगा, क्योंकि ये कम ही टेम्परेचर पर उड़ना शुरू कर देगा। भाई मान लीजिए हम 25 पर थे, 25 से 30 पर आए, 30 से 40 पे आए और 40 से जैसे 50 पर जाएंगे तो ये तो उड़ना शुरू कर देगा, वेपर बनाना शुरू कर देगा। लेकिन क्या ये वेपर बनाएगा? नहीं साहब। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर इन कंपैरिजन टू जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उससे ज्यादा होता है वेपर प्रेशर। बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और ए का वेपर प्रेशर कम होगा। बात यह स्पष्ट हो गया कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। अच्छा, एक्सटर्नल प्रेशर की भी चर्चा कर ली जाए। एक्सटर्नल प्रेशर की जरा चर्चा कर ली जाए भैया, ध्यान दे। जैसे